हेलो स्टूडेंट्स, पाठ 12 एक चरांक वाले समीकरण में हम शाब्दिक उदाहरण अर्थात वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम छोटे छोटे शाब्दिक वाक्य के आधार पर उसे पढ़कर वैज्ञिक राशियों की सहायता से एक चरांक वाले समीकरण छोटे छोटे रूप में बनाना सीखा था। अब उसी का उपयोग करके हम सवाल देखेंगे, शाब्दिक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 12.2 से पहले कुछ उदाहरण अच्छे अच्छे दिए हैं, वो पहले हल करते हैं। जिसमें से दो उदाहरण तो कृति के रूप में दिया गया है, अर्थात खाली बॉक्स उसमें बने हुए हैं। तो जब भी कोई सवाल कृति के रूप में आए तो एग्जाम में उसके सारे लाइन जो उत्तर लिखे हुए हैं पेपर में बॉक्स के साथ, वो सब आप लोगों को लिखना होता है और फिर बॉक्स में भरना होता है। तो वही दो कृतियों का उदाहरण मैं समझा रही हूँ और कुल 3 उदाहरण और एक कृति है, यानी कुल 4 है, जिसमें से 2 कृति के उदाहरण मैं समझा रही हूँ। और उदाहरण 1 और 2 होमवर्क में है, आप लोगों को करके रखना है फेयर नोटबुक में। बहुत ही आसान है, किताब में से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसे हल कर लेना है फेयर बुक में। तो अभी हम कृति देखते हैं, कृति युक्त क्या उदाहरण है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो ये प्रश्न है ना, वो भी कृति के रूप में ही दिया गया है कि एक आयत बना हुआ है और उसमें लिखा है मैं आयत हूँ, मेरी परिमिति 40 सेमी है, चौड़ाई मेरा x है और लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है। तो चौखट में उचित संख्या लिखो। तो अभी एग्जाम में यहाँ तक आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से आप लोगों को पेपर में ये पूरा लाइन लिख लेना है। यहाँ तक आप लोगों को लिख लेना है। लिखने के बाद फिर शुरू करना है एक एक चीज भरने के लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आयत की परिमिति क्या होती है। परिमिति का मतलब बच्चों क्या होता है? परिमिति मतलब जितनी भी भुजाएं हैं उसका योगफल कर दो। और यहाँ जिस आकृति का नाम दिया गया है वो क्या है? वो हमारी आकृति है आयताकार आकृति। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊं तो ये जो हमारे मैथ्स का किताब है वो आयताकार है। ये आकृति जो है ना, ये आयताकार है। तो यही है आयत है। तो आयत की परिमिति जब बोली जाती है तो क्या हम ले रहे हैं? तो यहाँ पर ये आयत में कितनी भुजाएं हुई है? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा। तो परिमिति का मतलब होता है 4 भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पर जितनी भी भुजा उसका जोड़ दो। तो यहाँ हमारे आयत में ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई और ये चौड़ाई, तो कितनी चौड़ाई हुई? 2 चौड़ाई। और ये लंबाई और ये लंबाई, कितने लंबाई हुई? 2 लंबाई। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो जो आयत की परिमिति क्या हो गई? 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। 2 हम कॉमन ले लें, कोष्टक के बाहर निकाल लें तो अंदर आ जाएगा 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो ये आयत की परिमिति का सूत्र मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब हम सवाल देखते हैं। तो सवाल में हम देख रहे हैं कि चौड़ाई हमें x दिया है, लंबाई क्या है? चौड़ाई का 3 गुना। तो लंबाई क्या आएगा? चौड़ाई गुणे 3, चौड़ाई का 3 गुना। तो चौड़ाई x है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई, उसमें हम 3 चौड़ाई x में 3 का गुणा कर देंगे तो लंबाई आएगा। तो लंबाई बराबर हो गया 3x। तो ये हमें बना लेना है अपने मन से ही, क्योंकि यहाँ एक भी वाक्य हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जिसमें जो दिया है वो लिखते जाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे आयत की परिमिति बराबर 40। तो 2 कोष्टक में बॉक्स में x गुणे x धन बॉक्स गुणे x बराबर 40। तो यहाँ पर ये क्या है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई हमारी कितनी होगी? 3x है और चौड़ाई x है। तो यहाँ पे संख्या लिखना होगा तो 1x लिखेंगे। उसके बाद इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम 2 गुणे ये 3x धन 1x जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 4x आ जाएगा। उसके बाद हम इसको गुणा कर देंगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8x आ जाएगा। फिर आखिरी में हमें x का मान पूछा है कि x कितना आएगा। तो x 8x का जो 8 है ना, पक्षांतर करके यहाँ बटे में 8 चला जाएगा। तो 40/8 क्या होगा? 8 पंचे 40, भाग दे देंगे तो इधर आ जाएगा 5। और x हमने क्या माना था? यह सवाल में क्या माना गया है? x चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई बराबर x मतलब 5 सेमी है। और आयत की लंबाई कितनी है? 3 गुना चौड़ाई का है, लिखा है चौड़ाई का 3 गुना चौड़ाई, तो 5 आया।
तो लंबाई क्या होगा उसका, 5 में 3 गुणा कर दो तो कितना आया, 15 सेमी। तो ये बच्चा हमारा पहला वाला कृति हो गया है। एग्जाम में ध्यान से समझ के इसी तरह से हल करना है, पूरा पूरा का पूरा लिखना होगा। ये नहीं कि सिर्फ बॉक्स बॉक्स लिख दो, सारा सेंटेंस शुरू से लेकर एंड तक लिखना होगा, बस सवाल हम नहीं लिखते हैं। अब दूसरा जो है ना, उदाहरण 1 और 2 होमवर्क में है, उदाहरण 3 कृति के रूप में दिया गया है, तो वो आप, मैं पहले सवाल पढ़ देती हूँ। रत्ना के पास की राशि रफीक के पास की राशि के तिगुने से 200 रुपये अधिक है। रत्ना के पास से 300 रुपये लेकर रफीक को दिया, तो रत्ना के पास की राशि रफीक से 4/4 गुनी हो जाती है। तो रफीक के पास कितने रुपए थे। मूल राशि प्राप्त करने के लिए निम्न कृति पूर्ण करो। तो ये कृति के रूप में हमें ये सारा, जहाँ से ये लिखा है ना कृति या हल लिखा होता है, तो ये सारा आपको एग्जाम में जब भी ये लिखोगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिख डालना है। पहले लिख लो, फिर सवाल को एक बार फिर से पढ़ो और फिर उत्तर लिखना शुरू करो। उत्तर लिखते समय एक एक लाइन समझना है इसमें क्या दिया, क्योंकि इसी में उत्तर छिपा होता है। तो रत्ना के पास के रुपए रफीक के पास के रुपए की राशि से तिगुने से हमारा कितना अधिक है, 200 रुपये अधिक है। तो माना रफीक के पास x है, तो रत्ना के पास राशि कितनी होगी, तिगुने से 200 रुपये अधिक। मतलब हमें रफीक में तिगुना करना है तो कितना आएगा, 3x आएगा, 3x और 200 रुपये अधिक, अधिक मतलब जोड़ दो तो ये आ गया 200। रत्ना के पास से 300 रुपये लेकर रफीक को दिया, तो इसलिए रत्ना के पास शेष कितने रुपए बचे। तो यहाँ पे रत्ना का रकम है 3x धन 200, इसमें से 300 रुपये ले लिया मतलब कौन सा चिन्ह लगेगा, घटाने का चिन्ह लगेगा। तो 3x धन 200 ऋण 300, धन 200 और ऋण 300 सजाती संख्या है, इसमें घटाने की क्रिया हो जाएगी। 300 बड़ी संख्या है, उसका ऋण चिन्ह है, घटाना भी है और उत्तर ऋण में आएगा। तो क्या आएगा, 3x ऋण 100। तो शेष राशि जो रत्ना के पास बची हो कितनी है, 3x ऋण 100 रुपये बचा है। और रफीक ने ले लिया है 300 रुपये रत्ना से, तो रफीक का रकम x था, बढ़ गया है, तो रफीक के पास x धन 300 रुपये हो गए। तो ये हमारा ये दो मेन चीज है कि रफीक का पास 3x धन 200 आया है और रत्ना के पास हमारा 3x धन 200 आया है और रफीक के पास x धन 300 रुपये आया है। अब नेक्स्ट वाक्य है कि रत्ना के पास की राशि अब रफीक के पास की राशि की 7/4 गुनी हो जाएगी। तो रत्ना के पास की राशि बराबर हो जाएगी 7/4 गुणे रफीक के पास की राशि, और उसके बटे में लेना होगा। तो रत्ना के पास की राशि बटे रफीक के पास की राशि बराबर जो अनुपात हमें दिया है वो लिखना है। तो अनुपात हमें कितना दिया है, 7/4, 7/4 लिख दिया। इसके बाद रत्ना के पास की राशि 300 ले लेने पर 3x ऋण 100 बचा है, तो 3x ऋण 100 बटे रफीक के पास की राशि है जो 300 रुपये बढ़ गया था, x 300 बराबर होगा 7/4। फिर 4 का तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये 4 का जब तिर्यक गुणा होगा तो 3x ऋण 100 बराबर 7 का गुणा किससे हो रहा है, x धन 300। और उसके बाद हम देख रहे हैं 4 का गुणा अब ये दोनों पद से हो गया, तो 4 तिहाई 12x ऋण 400 बराबर 7x धन 7 त्रिक 2100। ये गुणा करने पर आ गया। उसके बाद हमने जो बाहर ये 4 था वो अंदर गुणा कर दिया, 7 बाहर था गुणा कर दिया। उसके बाद फिर इसको हल करना है, तो यहाँ का स्टेप आगे दिया है। हम समीकरण हल करने के लिए क्या करते हैं, जो x वाले पद है वो एक तरफ बाएं तरफ लाते हैं और संख्या को उस तरफ ले जाते हैं। तो पहले संख्या को जो चरांक वाला पद है उसको पक्षांतर करते हैं, तो 12x ऋण 7x हो जाएगा और ये ऋण 400 उस तरफ जाएगा। यानी मतलब हम इसको यहाँ ले रहे हैं तो इसका चिन्ह धन है आएगा तो ऋण हो जाएगा, और ये ऋण 400 उधर जाएगा, उसका चिन्ह ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो यही क्रिया यहाँ पर करना है। तो 12x ऋण 7x आ गया और ये क्या हो जाएगा 2100
धन 400 हो जाएगा। 2100 धन 400 कितना हो जाएगा? 2500। और फिर 2500 x के साथ यह 5 गुणे में है, फिर भाग चला जाएगा। 2500 बटे 5 भाग दे देंगे तो 25, 5 बचे 25 और 100 लग जाएगा 2, तो 500 आ जाएगा। और अंत में x हमने क्या माना था? रफीक के पास की राशि x माना था, तो रफीक के पास की राशि x रुपए है और x कितना है? 500। तो अंत में हमें उत्तर निकल आया कि रफीक के पास की राशि 500 रुपए है। तो बच्चों ध्यान से ये दोनों कृतियाँ अच्छे से समझ के फेयर बुक में कर लीजिए। थैंक यू।